हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर 1935 का शासन अधिनियम देखेंगे। इससे जुड़े हुए विभिन्न तथ्यों की जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। देखिए, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और इस पर टाइम ज़्यादा लगेगा और यहाँ कम समय में आपको ज़्यादा देने की कोशिश की जा रही है, तो इसलिए थोड़ा सा गाइड मैं करूँगा, कुछ चीज़ों को बताऊँगा और आप फिर बुक और गूगल आदि से अपनी जानकारी को और बढ़ाएंगे, जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत ना हो। देखिए, होता क्या है, जब 1919 शासन अधिनियम की जांच पड़ताल के लिए 1927 में साइमन आयोग का गठन हो रहा है। उसका उद्देश्य क्या है कि जो 1935 का शासन अधिनियम है, इसी की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है कि कैसे एक ऐसा अधिनियम आए जिसे भारत के लोगों को संतुष्ट किया जा सके कि शासन प्रशासन की जो स्थिति बने, लोग विद्रोह ना कर जाएं और लंबे समय तक भारत हमारा उपनिवेश बना रहे। साइमन आयोग आता है, उसके बाद देखिए तो नेहरू कमेटी बनती है, नेहरू रिपोर्ट आती है। उसके कुछ समय बाद जिन्ना जो है वो 14 सूत्री अपनी मांग लेकर के खड़े हो जाते हैं। फिर मई 1930 में नेहरू साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी आ जाती है और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो मैकडोनाल्ड हैं, लॉर्ड इरविन हैं और वेजवुड वेन है, ये तिकड़ी जो है ये गोलमेज सम्मेलन की भूमिका तैयार करती है कि भारत के प्रतिनिधियों को भी ब्रिटेन में बैठाया जाए और बातचीत हो, सहमति के बाद कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे भारत में संघात्मक व्यवस्था लागू हो सके और अधिराज का भी दर्जा इनको दिया जा सके। तो अब इतना सब कुछ चल रहा है। 3 दिन गोलमेज सम्मेलन भी हो चुके, कहीं उसमें और भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो वहां पर होर ने जो अपना वक्तव्य दिया, उससे स्पष्ट हो गया कि श्वेत पत्र जल्द ही जारी होगा और ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1933 ईस्वी में एक श्वेत पत्र जारी कर दिया गया और इसी श्वेत पत्र के आधार पर 5 फरवरी 1935 को ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में एक विधेयक पेश किया जाता है और जो 2 अगस्त 1935 को पारित हो जाता है और यही विधेयक 1935 के शासन अधिनियम के रूप में हमारे सम्मुख आता है। हम लोग उसको 1935 शासन अधिनियम के रूप में जानते हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए कि इस 1919 के शासन अधिनियम की जांच पड़ताल के लिए 1927 में साइमन आयोग का गठन होता है और उसके 10 साल बाद 1937 में जाकर के 1935 का शासन अधिनियम लागू भी होता है। समझ लीजिए कि क्या क्या स्थितियां बन रही हैं। मैं पहले बताया कि संघीय व्यवस्था पर इसमें जोर दिया जा रहा है। जो भी सम्मेलन हुए उसमें लगातार संघीय व्यवस्था की बात आई। आप अगर राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं या आप उसका अध्ययन किए होंगे तो जो संघीय व्यवस्था होती है उसको कुछ विशेषताएं होती हैं। तो जब संघीय व्यवस्था प्रोवाइड की जा रही है ब्रिटिश सरकार द्वारा, इसका मतलब उसकी विशेषताएं भी यहाँ पर लागू होंगी। जैसे कि जिसे भारत इस समय संघ है, तो उस समय जो संघ बनाया जा रहा था तो एक तरफ देशी रियासतें थीं, एक तरफ ब्रिटिश भारत था। तो दोनों को क्या किया, समायोजित किया जा रहा है, बिना एक दूसरे में मिलाए संघ की स्थापना नहीं की, क्योंकि जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि जा रहे थे वो बार बार इसकी मांग कर रहे थे कि हम संघीय व्यवस्था के लिए क्या तैयार हैं। तो एक क्या किया गया, ऐसी व्यवस्था दी गई जिसमें देशी रियासतें और ब्रिटिश प्रांत समायोजित हो गए। दूसरी व्यवस्था की गई कि शक्तियों का विभाजन किया गया, अभी भी है भारत में
कि संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो उस समय संघीय सूची में 59 विषय रखे गए जो केंद्र सरकार के पास होते हैं, इंपॉर्टेंट विषय होते हैं, जैसे प्रतिरक्षा, विदेश, ये सारी चीज़ें। और 54 विषय ऐसे थे जो राज्य सूची के अंदर रखे गए, जो राज्य की व्यवस्थापिकाएँ थी, वहाँ का शासन प्रशासन, वहाँ जो नियम कानून बनते थे, इनके माध्यम से बनते थे। 36 ऐसे विषय रखे गए जो समवर्ती सूची में रखे गए। और जैसा आज जानते हैं कि समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बने, तो उस समय भी वही चीज़ थी। लेकिन जो उस समय का संघ था, मान लीजिए कि पूरी तरह से संघ नहीं था, वो एकात्मकता लिए हुए, आज का भी हमारा देखिए एकात्मकता लिए हुए हमारा जो संघ है, संघीय व्यवस्था है। और एक बहुत बड़ी विशेषता एक और होती है संघीय शासन की, कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था होती है, एक न्यायालय की व्यवस्था होती है। उस समय भी एक संघीय, देखिए सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था 1773 के एक्ट के तहत की गई थी। लेकिन जो यहाँ पर संघीय न्यायालय की व्यवस्था की जा रही है, जिसकी जो इसके जो न्यायालय द्वारा जो डिसीजन दिया जाता था, इसकी अगर अपील करनी होगी तो आपको प्रिवी काउंसिल में करनी पड़ती थी। लेकिन ये था कि एक व्यवस्था दी गई कि आप वहाँ पर जा सकते हैं अगर कहीं वाद विवाद की कोई स्थिति होती है। भारत परिषद का अंत कर दिया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और एक और बड़ी बात कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए, मैं अभी बताया कि मोहम्मद अली जिन्ना के जो 14 सूत्री कार्यक्रम थे, उस पर भी विचार किया गया होगा। तो जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति थी उसका विस्तार किया जा रहा है, उसको घटाया नहीं जा रहा है, इसको जानते रहिए। और वर्मा को अलग कर दिया गया। इसको मैं जब भी बताया, हर बार बताया कि वर्मा के प्रतिनिधि गए हैं, लगातार गए हैं। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी एक प्रतिनिधि गया है। और 1935 शासन अधिनियम आने के बाद वर्मा भारत से अलग हो गया। एक अदन है, अदन को इंग्लैंड की जो औपनिवेशिक कार्यालय है उससे संबद्ध उसको कर दिया गया। बरार को मध्य प्रांत में संलग्न कर दिया गया। तो ये इतनी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। और जब ये लागू हुआ तो इसके बाद यहाँ पर प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, इसकी बहुत सारी आलोचना आदि सब कुछ होता है। लेकिन एक व्यवस्था भारतीयों को मिल पाई, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। और जब आगे चल कर के हमारे संविधान का निर्माण होता है तो इससे बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। इसके बहुत सारी धाराओं को हम रखते हैं अपने संविधान में। ठीक है, बस आज इतना है। थैंक यू।